बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज फ़ेल शुरू कर रहे हैं हम। तो फ़ेल की जो असल तारीफ़ है, जो उसकी डेफ़िनेशन थी, वो तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में ही बता दी थी कि जब हमने कलिमे की क़िस्में पढ़ी थी कि फ़ेल क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज ये है कि अब चूँकि इसमें हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को फ़ेल का याद दहानी करा दी जाए कि वो क्या होता है, ठीक है। फ़ेल की तारीफ़ या डेफ़िनेशन क्या है? कलिमे की वो क़िस्म जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माने का ज़िक्र भी मौजूद हो, उसे फ़ेल कहते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ज़माने का ज़िक्र मौजूद नहीं है और सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि खाना या सोना या जाना, ठीक है, बज़ाहिर तो ये भी फ़ेल लग रहे होते हैं, लेकिन इनमें कोई ज़िक्र नहीं हो रहा है कि किस ज़माने में ये काम हुआ, तो उस सूरत में उसको मज़दर कहते हैं। और मज़दर और फ़ेल का फ़र्क मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में काफ़ी तफ़सील से समझाने की कोशिश की थी, उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। फ़ेल की कुछ बुनियादी बातें आज के लेक्चर में मैं बताऊँगी, ठीक है। क्या है उसकी सबसे पहली बुनियादी बात? तो ये है कि फ़ेल की 2 किस्में हैं। अब इंग्लिश उर्दू का ग्रामर तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि माज़ी और हाल और मुस्तक़बिल 3 तरह के ज़माने उसमें बताए जाते हैं। होते तो इसमें भी 3 तरह के हैं, लेकिन जो उसके लिए जो सीग़े इस्तेमाल होते हैं वो बस 2 ही हैं। कैसे? ये आप ये देखें कि मैंने पहले यहाँ पे लिखा कि माज़ी होता है, हाल होता है और मुस्तक़बिल होता है, लेकिन ये हाल और मुस्तक़बिल को मैंने अलग ब्रैकेट में कर दिया, यानी कि इन दोनों को मिला के एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, एक ही फ़ेल का सीगा हमारे सामने आएगा, जिसको हम हाल में भी तर्जुमा कर सकते होंगे और मुस्तक़बिल में भी तर्जुमा कर सकते होंगे। तो जो माज़ी है वो तो फ़ेल ए माज़ी कहलाएगा और उसके लिए हम लिखेंगे वी और पी। वी और पी क्या है? फ़ेल वर्ब पास्ट, ठीक है, फ़ेल ए माज़ी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को चूँकि मिला दिया तो इसका नाम होगा फ़ेल ए मुदारी और इसको लिखेंगे वी एम, वर्ब मुदारी, इस तरह, ठीक है। अब ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे हम वर्कशीट जब करेंगे तो, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने इस्म में आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था कि हमारे पास अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं बैठे हुए, हमारे सामने कोई भी लफ्ज़ है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो इस्म है। तो इस्म की मैंने पहचानने का तरीक़ा बता दिया था और वो अब हमने सीख लिया, ठीक है। लेकिन अब आ गया ये बात कि हम फ़ेल मुदारी को कैसे पहचानेंगे कि ये फ़ेल है और फ़ेल में भी ये फ़ेल मुदारी है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में या, ता, अलिफ़ या नून मौजूद हो तो वो फ़ेल मुदारी कहलाता है, ठीक है। इस या, ता, अलिफ़, नून को मिलाकर यतान या इतनी भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यही 4 हरूफ हैं, या, ता, अलिफ़, नून, इसको यतान भी कहा जा सकता है या फिर इतनी भी कहा जा सकता है। और ज़ाहिर ज़बान पे हम चूँकि उर्दू बोलते हैं इसलिए हमें ये इतनी ज़्यादा आसान लग रहा है बोलने में। वैसे तो इसको अलामत मदारी कहते हैं, ठीक है। ये 4 हरूफ असल में अलामत मदारी हैं जो कि फ़ेल मज़ारी की पहचान बनते हैं। पहचान ही को अलामत कहते हैं ना, तो ठीक है। इसको नॉर्मल ज़बान में हम इसको कहेंगे या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, अलिफ़ या नून, तो हम कहेंगे ये इसका अलामत मदारी है, जिससे कि हमें पहचान होती है कि ये वाला जो कलिमा हमारे सामने आया हुआ है ये एक वर्ब मुदारी है। अच्छा, अब देखें कि इस या, ता, अलिफ़ और नून से तर्जुमा क्या बन रहा है। देखिए अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या लगा हुआ है ना, तो वो तर्जुमा हमें देगा वो का। या का मतलब है वो, ता का मतलब है तुम, अलिफ़ का मतलब होगा मैं और नून का मतलब होगा हम। ये 4 तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाने होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम चूँकि फ़ेल पढ़ रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में ये हरूफ लगे हुए हों, तो अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, देखिए कि जैसे कि ये लिखा हुआ है फ़ेल, मैंने 4 दफ़ा लिखा हुआ फ़ेल और उसके साथ एक दफ़ा या अटैच हो रही है, ता और अलिफ़ और नून ये अटैच हो रही है, ठीक है। तो क्या शक्ल निकल रही है, ये मैंने इन्हीं हरूफ को रेड से दिखाया और बाकी फ़ेल को मैंने इसी तरह से लिखा। तो देखें क्या शक्ल बनी, यफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू और नफ़अलू, ठीक है। अच्छा, तो ये शक्ल बन गई। ये होंगे सीग़े जो कि वर्ब मुदारी कहलाएंगे, फ़ेल मुदारी कहलाएंगे और इनकी पहचान बस इसी से होगी कि ये हरूफ जो शुरू में लगे हुए हैं इनको हम तर्जुमा इन के हिसाब से करेंगे कि अगर जैसे यफ़अलू है तो उसका तर्जुमा हो जाएगा वो करता है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये वो करता है कैसे हो गया।
अच्छा, अब इस या, ता, अलिफ़ और नून का मतलब क्या है? वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए या लगी हुई होगी तो उसका मतलब होगा वो, ता का मतलब तुम, अलिफ़ का मतलब मैं और नून का मतलब हम। ठीक है? तो ये 4 चीज़ें तो आपको ज़रा-सा दिमाग में रखनी पड़ेंगी, याद करना पड़ेगा बाकायदा। फिर हम चूँकि फ़ेल पढ़ रहे हैं तो और मैंने कहा कि फ़ेल के शुरू में ये चीज़ें आई भी होंगी, तो हम उसको फ़ेल मुदारी समझेंगे। तो फिर अगर मैंने यहाँ पर देखें 4 दफ़ा आपको फ़ेल लिख के दिखाया, इसके साथ ये चारों हरूफ एक-एक करके मैंने ऐड करके आपको दिखाए, तो ये शक्लें निकलीं। ठीक है? इन हरूफ को मैंने लाल से यहाँ पे फ़िलहाल शो किया और फिर तो देखें कि क्या बन गया, यफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, तो ये सब वर्ब मुदारी की शक्लें हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो अभी आप ये देखें कि ये है वो और ये है तुम, लेकिन जमा भी तो हो सकता है ना, जिस तरह से हम उसमें करते हैं थे इस्म में कि जमा बनाते थे, इसी तरह से फ़ेल में भी तो होगा कि अगर हमें कहना हो कि वो सब, तो फिर वो कैसे होगा, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर फ़ेल की जमा कैसे बनेगी, बिल्कुल उसी तरह से बनेगी। ये मैंने यफ़अलू एक ले लिया या वाला और यफ़अलू का मोल्ड ले लिया और इसके अंदर वाव नून ऐड किया, तो क्या बन गया, यफ़अलूना। और इसी तरह ते वाला एक मैंने मोल्ड ले लिया, तफ़अलू, और मैंने इसका प्लूरल बना के आपको दिखाया कि वाव नून ऐड किया तो तफ़अलूना हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने इसका तर्जुमा क्या लिखा है। इसका तर्जुमा मैंने पहले या का तर्जुमा आपको बताया था कि वो होता है, लेकिन अब जब ये प्लूरल बना लिया हमने तो फिर हो गया वो सब। ठीक है, वो सब। और फिर फ़ा, ऐन और लाम, फ़ेल का मतलब क्या होता है, करना। ठीक है, कोई भी काम करना। तो तर्जुमा किस तरह लिखेंगे, वो सब करते हैं, करेंगे। इस पूरे का तर्जुमा इस तरह किया जाएगा कि पहले या का तर्जुमा डालेंगे। या का तर्जुमा है वो। ठीक है, अच्छा अब ये वाव नून भी आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये खाली वो नहीं है बल्कि ये जमा बना हुआ है, तो इसका मतलब है वो सब। तो ठीक है, तो पहले शुरू में हम कह देंगे वो सब और फिर फ़ेल का तर्जुमा किया जाएगा करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद चूँकि मैंने कहा कि वर्ब मुदारी में हाल और मुस्तक़बिल दोनों होता है और ये हम आयत देख कर डिसाइड करते हैं कि हमें हाल में तर्जुमा डालना है या मुस्तक़बिल में डालना है, तो फिर यहाँ पर अभी फ़िलहाल शुरू के वर्कशीट्स में हम इस तरह तर्जुमा करवाते हैं, वो सब, फिर उसके बाद करते हैं, फिर या फिर स्लैश करके करेंगे, यानी कि दोनों ऑप्शंस होंगे, या तो अभी करते हैं या फिर करेंगे। इस तरह तर्जुमा शुरू में हम वर्ब मुदारी का करवाएंगे। इसी तरह इसका देख लीजिए, शुरू में ता लगी हुई है, इसका मतलब है तुम, और ये वाव नून लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जमा, तो यानी कि फिर हम सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम सब कहेंगे और फिर उसके बाद करते हैं, करेंगे, करते हैं, करेंगे, तुम सब। ठीक है, तुम सब हो गया और करते हो, करोगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अच्छा अब मैंने यहाँ पर देखिए हेडिंग डाली है इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा यहाँ पे मैंने ब्रीफ कर दिया है जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया। क्या है कि देखें हर फ़ेल के अंदर ही इसका फ़ाइल छुपा होता है। अब ये मैं क्या बात कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने तर्जुमा किया यफ़अलूना, ये बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है ना, ठीक है, एक आपको फ़ेल का सीगा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ही मैंने तर्जुमा क्या किया, वो सब करते हैं। तो कर कौन रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो सब कौन हुए, फ़ाइल हुए, यानी कि उसके करने वाले हुए। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इस एक लफ्ज़ के अंदर ही उसका करने वाला यानी कि सब्जेक्ट अंदर मौजूद है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी है कि हर फ़ेल के अंदर ही उसका फ़ाइल छुपा होता है और फ़ाइल को सब्जेक्ट या डूअर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़, क्योंकि इस कोर्स में ज़्यादातर हम इंग्लिश की टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट का लफ्ज़ भी आप, और डूअर का मतलब भी वही, तो डू और अर, ये करने वाला। ठीक है, अच्छा अब इसी को देखिए, वर्ब की डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया, वर्ब इज़ इक्वल टू एक्शन प्लस टाइम, यानी कि जो शुरू में मैंने आपको इसकी तारीफ़ बताई थी कि काम का करना होना और ज़माने के साथ, तो ये मैंने लिख दिया कि काम हो गया एक्शन और ये हो गया वक्त यानी कि ज़माना। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाली बात को मैंने यहाँ लिख दिया, फ़ेल जो है वो क्या होता है, काम और करने वाला उसी के अंदर मौजूद है, तो ये मिला के इसको फ़ेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पर देखें एक अदर चार्ट बनाया है जिसमें मैंने फिर उसी तरह लिखा है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि वर्ब मुदारी के जो सीगे हैं वो किस तरह से आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी हम वही वाला तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुअन्नस और तस्निया मुसन्ना इसम को हम छोड़ रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि देखें ये पहले ही, अभी इसको याद करना कि ये जो 6 मैं बताऊंगी, ये 6 पहले आप लोग याद कर लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं
باقی چیزوں پر آؤں گی، صرف اس وجہ سے کہ ہم آپ کی آسانی چاہتے ہیں کہ کم از کم ایسا ہو جائے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں بیٹھے ہوئے تو آپ کو سب چیزیں اس میں پہچان رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں۔ اور چونکہ مثنیٰ کے اور مؤنث کے صیغے بہت کم آئے ہیں قرآن پاک میں، اس لیے ابھی فی الحال اس کے اوپر ہم اتنا زور نہیں دے رہے۔ پہلے اب یہ 6 صیغوں سے آپ مانوس ہو جائیں گے، پھر ہم آگے پھر اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں میں نے یہاں پہ 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن کے ڈیٹیچ پروناؤن کے ضمائر لکھے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو۔ اس کے بعد ہوا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے نا، تو وہ کے حساب سے میں نے یہاں پہ پہلے مولڈ لکھا یفعلو، ٹھیک ہے؟ پہلے اتنا ہی دیکھتے جائیے، پھر اس کا جمع بنایا تھا یفعلونا ہو گیا، پھر تا کے ساتھ میں نے بنایا تفعلو اور اسی کا جمع بنایا تفعلونا، پھر الف کے ساتھ میں نے انا کا بنایا افعلو اور نون کے ساتھ میں نے نحنو کا بنایا نفعلو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یا کے ساتھ تو ہم نے واو نون لگا کے جمع بنا لیا، یہ تا کے ساتھ ہم نے واو نون لگا کے جمع بنا لیا، تو ان دو کے تو واو نون کے ساتھ جمع آ گئے، لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ افعلو کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ واو نون لگا کے اس کا جمع بنا دیں گے، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ نفعلو جو ہے یہی اس کا جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں کا جمع ہم، اور اگر ہم کہیں کہ یہ جمع نحنو والے کو کا واحد بنائیں تو یہ انا ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا سنگولر پلورل ہیں، اس میں واو نون نہیں لگتا، صرف ان دو میں واو نون لگا کے ہم جمع بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن ابھی آپ یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ ترجمے میں نے کیا کیے ہیں۔ جی ذرا ترجمہ دیکھیں پہلے۔ یفعلو کا ترجمہ میں نے لکھا ہے وہ کرتا ہے، کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ جو میں نے ریڈ سے آپ کو یہاں پہ لکھے ہیں یہ سب ان کے سبجیکٹ شو کر رہے ہیں، سبجیکٹ شو کر رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے، وہ کرتا ہے، کرے گا۔ اسی طرح یفعلونا کا ترجمہ کیا لکھا ہے، وہ سب کرتے ہیں، کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح تفعلو کا کیا ہوگا، تم کرتے ہو، کرو گے، تم سب کرتے ہو، کرو گے، میں کرتا ہوں، کروں گا، ہم سب کرتے ہیں، کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے اس کے ترجمے، اور ترجمے کے اندر ہی ان کے سبجیکٹ بھی ہم نے مینشن کر دیے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو مشکل نہیں ہو رہی ہوگی سمجھنے میں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ میں نے 3 لائنیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ ہر ایک کے عین کلمے کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈ سے، اسی لیے میں ہر چیز جو میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں وہ میں نے دوسرے کلر سے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر 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 چل رہا ہے، یہاں پر عین کلمے پر پیش چل رہا ہے، اور یہاں پر عین کلمے کے نیچے زیر چل رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ کوئی بھی ورب مضارع کا مولڈ ہوگا اس میں کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آ جایا کرے گا، لیکن وہ کیوں آیا کرے گا اس کے پریشانی میں ابھی آپ کو نہیں پڑھنا، بس اب اس اسٹیج پہ ابھی آپ کو صرف اتنا سمجھ لینا ہے کہ عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے گرامر پڑھنے میں، اور وہ زبر ہے یا وہ زیر ہے یا وہ پیش ہے، اس سے بہت سارا چیزوں کے فیصلے ہم گرامر میں کرتے ہیں۔ تو اب اس اسٹیج پہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ تینوں آپشنس پاسبل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی بات میں نے یہاں لکھ دی ہے کہ عین کلمے کی حرکت کبھی زیر، کبھی پیش اور کبھی زبر ہو سکتی ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ورک شیٹ نمبر 23 ہے، اور جو کہ ورب کی پہلی ورک شیٹ ہوگی۔ اب ورب کا ہم انالیسز یا تجزیہ کیسے کریں گے، جس طرح اسم میں نے سمجھایا تھا کہ 6 یا 7 لائنیں ہوتی ہیں، ان کو کس ترتیب سے کیا جاتا ہے، اب یہاں پر میں نے وہی آپ کو سمجھایا کہ اب فعل کے لیے ورک شیٹ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کی پہلی لائن میں آپ کو لکھنا ہے فعل کی قسم، قسم سے مطلب یہ کہ ورب مضارع ہے یا ورب پاسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم ورب مضارع پڑھ رہے ہیں، تو پہلی لائن میں ورب مضارع لکھ لیں گے۔ یہ چیزیں آپ کی سمجھ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ آپ کو لکھنی نہیں ہے، آپ پہلی ورک شیٹ جب کریں تو سائڈ میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے، لیکن اصولاً آپ کو بس یہ لکھنا ہے۔ تو پہلی لائن میں آپ نے لکھیں گے کہ ورب مضارع ہے یا ورب پاسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے میں آپ کو فعل کو کرنے والا ڈیٹیچ پروناؤن کی ضمیر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اب یہ میں نے اگزامپل یہاں پہ لکھی تھی نعبدو، اس میں نون نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو نون ہوتا ہے نحنو کے لیے، تو نحنو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ تا ہوتا تو آپ یہاں پر تا ہوتا تو آپ انتا لکھ دیتے، اگر ہم ہوتا یعنی کہ یا ہوتا تو آپ وہ لکھ دیتے، یعنی کہ پھر ہوا لکھ دیتے۔ اس طرح سے ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ جو لسٹ میں نے دی ہے اس کے حساب سے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو، نون کو دیکھ کے نحنو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ الف ہوتا تو آپ یہاں پر انا لکھ دیتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن کی ضمیر لکھنی ہے، پھر روٹ ورڈز لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ روٹ ورڈز اس کے لکھ لیے عین، با اور دال۔
फिर उसके बाद आता है फैमिली यानी कि बाब। ये बाब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कोई सा भी फ़ेल जो है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो अभी चूँकि नहीं पढ़ा इसलिए यहाँ पर एक सवालिया निशान डाला जाएगा। इसके बाद होता है मस्दर वाला तर्जुमा। मस्दर वाला तर्जुमा क्या? देखिए, मस्दर मैंने कहा कि काम का नाम होता है और उसकी पहचान किस तरह होती है कि उसके तर्जुमे में ना आना चाहिए। ठीक है, तो देखें इस टाइप का तर्जुमा यहाँ पर लिखना है कि जिसमें ना आ रहा हो, जैसे कि नाबुदू। अब नाबुदू का तर्जुमा यहाँ पर लिखना है मस्दर वाला बनाकर, तो वो बनता है इबादत करना। ठीक है, इस वाले अंदाज में यहाँ पे तर्जुमा लिखना हुआ करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि इस इबादत करने पर हम सवाल करेंगे। एक किसकी, किसको, किसका और किस पर, इस तरह से कुछ सवाल करेंगे। सही है, तो अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये वाली लाइन जो है अब ये सवाल के लिए है, क्वेश्चन के लिए है कि किसकी इबादत करनी है। ठीक है, अब लास्ट में आपको नॉर्मल तर्जुमा बनाना है इसका। इस लफ्ज़ को देखते हुए देखें, नून है तो इसका मतलब है हम सब की बात हो रही है, और ऐन बादाल इबादत करना, तो हम सब पहले लिखा और इबादत करते हैं, करेंगे, ये इसका नॉर्मल तर्जुमा हो गया और ये था इसका मस्दर वाला तर्जुमा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरी 7 लाइनें आपको कंप्लीट करनी होंगी। अब ये तो मैंने आपको मिसाल दी थी और अब मैंने वर्कशीट में से 2 मिसालें निकाल के यहाँ पर आपको बताई। अज़लमू, ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहली लाइन में लिखा कि फिर कलमे की किस्म क्या है, दूसरे में उसका ज़मीर लिखी डिटैच प्रोनाउन वाली, फिर रूट वर्ड लिखा, फिर सवालिया निशान डाला, फिर मस्दर वाला तर्जुमा जुल्म करना लिख दिया, फिर सवाल लिख दिया किस पर, और फिर नॉर्मल तर्जुमा बनाया, अलिफ की वजह से लिखा मैं, और फिर जुल्म करता हूँ, करूँगा। इस तरह से वर्कशीट में होगा। अब एक और एग्जांपल मैंने वर्कशीट ही से ली है, या अक़िलूना, ये मैंने प्लूरल वाली इसीलिए ले ली, इसका भी समझ लेंगे आप। तो पहले इसमें वी एम लिख दिया, वर मुदारी, फिर इसके बाद ये देखिए या है और वाव नून है, इसका मतलब है कि ये वो सब की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा होम। ठीक है, और फिर इसका रूट वर्ड एंड काफ लाम, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इसका मस्दर वाला तर्जुमा अक़ल रखना या फिर समझना। ठीक है, ये मस्दर वाला तर्जुमा हो गया। फिर अक़ल समझना के बारे में के हिसाब से सवाल लिख लिया कि किसको समझना या क्या समझना, तो और ये हो गया। फिर उसके बाद इसका तर्जुमा बनाया, या को देखते हुए और वाव नून को देखते हुए हमने यहाँ पे लिखा वो सब, और फिर लिखा समझते हैं, समझेंगे। दोनों ऑप्शंस क्यों? क्योंकि वर मुदारी है, इसमें हाल भी होता है और मुस्तक़बिल भी होता है। ठीक है, अब आ जाएं इसके ऊपर कि हम रूट वर्ड कैसे किसी भी सीगे में से निकालेंगे। तो ये इसका मैंने आपको देखिए इस तरह दिखाया कि जैसे ये एक लफ्ज़ है, एक फ़ेल है, या अक़िलूना, तो पहले आप क्या करें कि जितने भी इसके अंदर हुरूफ आ रहे हैं उतने आप डैश डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डालें। अब इस फ़ा ऐन और लाम कलमा, तो मैंने आपको इसम पढ़ने के वक्त भी बता दिया था कि फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा, ये तो हर लफ्ज़ के अंदर होगा, चाहे वो इसम हो चाहे वो फ़ेल हो। तो जहाँ पर ये इसको पहले आपने इस तरह लिख लिया कि ये फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा है। ये या को मैंने इसीलिए ब्लू से दिखाया, ये या जो है ये तो हो गई अलामत मदारी, और ये वाव नून यहाँ पे ब्लू से दिखाया, ये वाव नून जमा का वाव नून हो गया। तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, ब्लू वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो बीच में जो ये 3 हुरूफ बचेंगे ये होंगे आपके रूट वर्ड्स। शुरू का या छोड़ दीजिए, आखिरी का वाव नून छोड़ दीजिए, बीच के 3 हुरूफ आपके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ इसका आप मोल्ड बनाना चाहें या अक़िलूना का, तो ऐन और काफ और लाम की जगह पर फ़ा और ऐन और लाम डाल लीजिए। तो ये फिर पता कैसे चलेगा कि ये किस मोल्ड पर बना हुआ था? ये यफ़इलूना के मोल्ड पर बना हुआ था। ठीक है, जिसमें ऐन कलमे के नीचे ज़ेर है, वो ये वाला मोल्ड था, इसके ऊपर ये डाला था, या हटा दिया, वाव नून हटा दिया, बीच के 3 हुरूफ आपके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूट वर्ड निकल आए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसका मादा यानी कि रूट वर्ड है ऐन काफ लाम। एक मिसाल मैंने और दे दी, यदरिबू मैंने लिखा। अब इसका पहले आप मोल्ड बना लीजिए, द्वाद रा और ब की जगह पर आप फ़ा ऐन और लाम लिख लीजिए। तो ये क्या था? ओरिजिनली मोल्ड ये था, यफ़इलू था। ठीक है, इसके अंदर इसी तरह मैंने किया है कि देखें ये 4 हुरूफ थे, 4 हुरूफ मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे, और फिर फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा ये होगा।
रूट वर्ड्स का। इस या को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो अलामत मदारी है। इसके बाद जो 3 हरूफ हैं वो आपके रूट वर्ड्स हैं। तो ये या अलामत मदारी थी, ये जमा का है नहीं, इस वजह से यहाँ पे कोई वाव नून नहीं है, वरना होता तो आप उस वाव नून को भी छोड़ देते। फिर जो बीच में हरूफ बचते हैं वो होते हैं रूट वर्ड्स। तो यहाँ पर इसका रूट वर्ड क्या बना, द्वाद, रा और बा, ये यहाँ पर इसका रूट वर्ड बन गए। तो फिर इस तरह से रूट वर्ड निकालने का तरीका होगा। ठीक है, तो देखें अब मैं मुख्तसरन थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ मैं, ताकि सारी चीज़ों को एक दफ़ा में आप लोगों के अच्छी तरह दिमाग पे बैठ जाए। ठीक है, फ़ेल की 2 किस्में मैंने बताई कि हम अरबी ज़बान में सिर्फ 2 ही तरह के सीगे आएंगे, एक होगा माजी का और दूसरा होगा जिसमें कि हाल और मुस्तक़बिल दोनों शामिल होगा। एक को VP लिखा जाएगा, एक को VM लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी पहचान करने का तरीका क्या होगा कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या, ता, अलिफ और नून आया हुआ होगा तो वो हम उसको वर्ब मुतारी समझेंगे। इस या, ता, अलिफ, नून का मतलब क्या है, ये मतलब है उसके वो और तुम और मैं और हम। ठीक है, ये देखते हुए इनको जब फ़ेल के साथ अटैच किया, फ़ेल के साथ इनको अटैच किया तो ये शक्लें निकली। ठीक है, ये शक्लें निकली। तो लेकिन फिर हमें जो है वो फ़ेल की जमा, यानी कि अगर वो है तो फिर वो सब भी हो सकता है। तो फ़ेल की जमा भी उसी तरह बनती है जैसे इसम में बनती है, वाव नून उसके अंदर ऐड करते हैं तो फिर क्या शक्ल बन गई, यफ़अलू की में वाव नून ऐड हुआ तो यफ़अलूना तफ़अलूना, ये बन गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट ये लिख दिया कि हर फ़ेल के अंदर ही उसका करने वाला यानी कि सब्जेक्ट या फ़ाइल या डूअर मौजूद होता है पहले से। ठीक है, तो क्योंकि जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो तुम सब करते हो करोगे, तो क्या हुआ, ये तुम सब कौन है, तो तुम सब वही हैं जो उसको कर रहे हैं, तो उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने मुख्तसर करके लिख दिया था कि फ़ेल क्या होता है, एक्शन प्लस टाइम होता है। और फ़ेल के अंदर ही फ़ेल के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक तो काम जो किया गया है, दूसरा उसका करने वाला भी उसी के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया कि किस तरह से मोल्ड्स बनेंगे। डिटैच प्रोनाउन वाले ज़मायर यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, 3rd पर्सन, 2nd पर्सन, 1st पर्सन के लिए। ये उसका सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल ये वाले होंगे। इसमें वाव नून नहीं ऐड होगा, यहाँ पर वाव नून ऐड करके हमने उसका जमा बना लिया था। इसके बाद मैंने आपको कहा कि ये ऐन कलमे की हरकत कभी ज़ेर, कभी ज़बर, कभी पेश हो सकती है। और यहाँ पर मैंने इसके जो तर्जुमे दिखाए उसमें लाल से मैंने शो कर दिया कि ये उनके करने वाले हैं। तो ये आप शुरू में लिख लीजिए जैसे बोर्ड के अंदर है, या पहले नज़र आ रहा है ना, तो या की तर्जुमा वो और फिर करता है करेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस वो को आखिर में भी कर सकते हैं, करता है करेगा वो ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अभी समझाने में ये आसान था कि ता पहले नज़र आ रही है तो तुम सब आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा इस तरह हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके एनालिसिस करने का ये तरीका यहाँ पे बता दिया कि ये 7 कॉलम में ये 7 चीज़ें इस तरतीब से लिखी जाएंगी। और फिर मैंने वर्कशीट में से 2 मिसालें करके दिखा दी और ये मैंने आपको रूट वर्ड निकालने का तरीका बता दिया। इंशाल्लाह अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वर्क को भी उतनी ही आसानी से कर लेंगे जैसे कि फ़ेल कर रहे थे। अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे, मेरी भी मदद करे, मैं आपको समझा पाऊँ और आप समझ पाएँ और हम इस काबिल हो जाएं कि कुरान पाक जब हम पढ़ें तो हर चीज़ हमें, हर लफ्ज़ की पहचान हो रही हो और हम जो है वो लिखे हुए तर्जुमे के मोहताज ना हो, बल्कि हम खुद बना रहे हों। इंशाअल्लाह वर्ड पढ़ने के बाद आप आराम से इस काबिल होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन।